हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में बता रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको केंद्र और राज्य में विधायी संबंध को पढ़ाए थे, और आज के क्लास में हम आपको केंद्र और राज्य के बीच प्रशासकीय संबंध को बताने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें जो हम आपको पहले समझा दें। आप सबको पता है कि भारत जो अपना देश है, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था को गले लगाया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और संघीय व्यवस्था में होता क्या है कि इसमें शासन चलाने का जो अधिकार होता है, यानी कि सत्ता जो होता है, यानी शासन चलाने वाली जो शक्तियां हैं, वो केवल किसी एक सरकार के हाथ में निहित नहीं है, बल्कि उसको केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में भी उसको विभाजित कर दिया गया। इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत में समस्त शक्तियां जो है केवल केंद्र सरकार के हाथ में, बल्कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच अच्छा संबंध जब तक नहीं बना रहेगा, तब तक ये दोनों अपने अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि राज्य सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करे, उसमें केंद्र सरकार बाधा डालने लगे, या केंद्र सरकार के शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार बाधा उत्पन्न करने लगे। तो अब ऐसे कंडीशन में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, विरोध होने लगेगा, जिससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जरूरी है दोनों में अच्छा संबंध स्थापित करना, और दोनों सरकारों में बढ़िया संबंध स्थापित हो सके, इसी उद्देश्य से भारत में एक संगठन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है सरकारीय आयोग। यह देख रेख करती है और यही केंद्र और राज्य के बीच मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करती है। और सरकारीय आयोग के द्वारा ही 3 संदर्भों में केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित किया गया, जिसमें हम आपको विधायी संबंध पढ़ा चुके हैं। और आज के क्लास में हम आपको प्रशासकीय संबंध के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए समझिए प्रशासकीय। तो देखिए, प्रशासकीय संबंध में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जितने सारे हमारे देश में राज्य है, हर राज्य अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे, मतलब हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे किया जाए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन ना हो। कहने का अर्थ यह है कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार भी अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगी, यानी प्रशासकीय पावर का। राज्य सरकार भी अपने प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग करेगी, लेकिन राज्य सरकार को अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन ना हो, वो टूटे नहीं, उस कानून का पालन भी साथ साथ में होता रहे। ठीक है। दूसरी चीज कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संघ के कार्यपालिका शक्ति के उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि राज्य सरकार अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और उसके अपने शक्ति का प्रयोग करने से केंद्र सरकार को अपने शक्ति के प्रयोग करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में राज्य सरकार अपने उस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी कि हमें अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ऐसे ही करना है जैसा करने से केंद्र सरकार के सामने कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और वो भी अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग आसानी से कर सके। यानी यहां भी केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जा रही है। भले ही केंद्र सरकार अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करे जिससे राज्य सरकार में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार के शक्तियों के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यवस्था किया गया है। तीसरी चीज कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य पथ है, लेकिन उसको वो संसद क्या घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय जनपद घोषित कर सकती है। ऐसा अधिकार संसद को है कि भाई राज्य पथ है कोई, उसको हम चाहे तो राष्ट्रीय जनपद भी घोषित कर सकते हैं, ऐसा संसद को अधिकार दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि राज्य की जो विधानमंडल है उसको यह अधिकार होगा कि राष्ट्रीय जनपद को राज्य पथ घोषित कर ले, बिल्कुल नहीं, संसद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है। तो इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ही ज्यादा शक्तिशाली है। चौथी चीज कि अगर कोई संकट काल की स्थिति है, कोई विपरीत स्थिति आ गया, संकट की स्थिति, तो वैसे कंडीशन में जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वो राज्य की कार्यकारी शक्तियों को भी, यानी राज्य की प्रशासकीय शक्ति को भी अपने हाथों में ले सकते हैं। जैसे होता ही है कि जब संकट की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और फिर राज्य की प्रशासकीय कार्य को अब राष्ट्रपति संपन्न करने लगते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है
कि संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति जो है राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको उस पावर को ही अपनी हाथों में ले लेते हैं। पांचवी चीज क्या है, संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है, संविधान में यह क्लियर किया गया है इस व्यवस्था को, क्या कि भाई संघ जो है, ये जो संघ सरकार है, ये राज्य को कुछ कार्य भी हस्तांतरित कर सकता है। यानी कि अगर संघ सरकार चाहे तो केंद्र सरकार से रिलेटेड कुछ कार्य है, अगर उसको कार्य का ज्यादा बोझ प्रतीत हो तो अपने कुछ कार्यों को राज्य सरकार के समक्ष भी, राज्य सरकार के सामने भी हस्तांतरित कर सकती है, राज्य सरकार को भी ट्रांसफर कर सकती है। छठी चीज कि भाई केंद्र सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह सारे राज्यों पर इस बात की निगरानी रखे, सारे राज्यों पर इस बात की देख रेख करे कि भाई सारे राज्यों का प्रशासनिक कार्य ठीक से चलता रहे। यानी कि राज्य अपना अपना प्रशासन का कार्य संपन्न कर रहे हैं, लेकिन सारे राज्यों में प्रशासनिक कार्य ठीक ढंग से चलता रहे, इसके लिए केंद्र सरकार सारे राज्यों पे नजर रखती है, निगरानी रखती है। लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर राज्य अपने कार्यकारी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी, इंटरफेयर करेगी, बताएगी, उसको समझाएगी या उसका विरोध करेगी, लेकिन राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि केंद्र सरकार की विधायी या कार्यकारी शक्तियों में इंटरफेयर करे, उसमें हस्तक्षेप करे। ऐसा राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि कार्यकारी मामलों में देखा जाए, यानी प्रशासकीय मामलों में देखा जाए तो यहां भी केंद्र सरकार को ही प्रधानता मिली है, यहां भी केंद्र सरकार ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासकीय संबंध भी आप समझ गए होंगे, और अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि आर्थिक मामलों में यानी कि वित्तीय संबंध क्या है केंद्र और राज्य के बीच, ये अगले क्लास में आप लोग समझेंगे।